नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे आज आपको महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊंगा कि गांधी जी का जीवन परिचय क्या था और गांधी जी ने किस प्रकार से इस देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि गांधी जी के राष्ट्र को दिए गए बहुत से उपहारों में से नई शिक्षा का प्रयोग एक महानतम उपहार है और यह सहयोग, प्रेम और सत्य के आधार पर एक समुदाय के रूप में बच्चों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा देकर नए समाज के नागरिक तैयार करना चाहता है। ऑफ गांधी जी's many gifts to the nation, the experiments of new education is one of the greatest. It seeks to prepare citizens for a new society by teaching young people to live together as a community on the basis of cooperation, love and truth. कहने का अर्थ यह है कि गांधी जी का जो जीवन, संपूर्ण जीवन सत्य और अहिंसा पे ही आधारित रहा। क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कि महात्मा गांधी कहते हैं, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था और ये स्कूली छात्र के रूप में गांधी जी प्राय इतने बहुत ही प्रतिभाशाली छात्रों में से नहीं रहे। एक सामान्य मंदबुद्धि या सामान्य छात्र कह सकते हैं जीवन रहे। साथ ही वो संकोचशील और शर्मीले भी थे प्रारंभिक जीवन में। उनके सत्य का जो प्रेक्षण यथार्थ और शाश्वत था, वो पहले से ही जीवन के प्रारंभ से ही कहीं न कहीं सत्य के विचारों पर ही चलने वाले एक ऐसे महापुरुष थे। और उनके पिता राजकोट के दीवान थे और 18 वर्ष की अवस्था में इनने हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद ये वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से इनने वकालत का कोर्स पूर्ण किया। 4 वर्ष बाद ये भारत लौटने के बाद उन्होंने मुंबई में क्या कहते हैं वकालत प्रारंभ किया। वो लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वकालत में ये सफल नहीं हुए कि बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इनको शीर्ष स्थान आते ही वकालत में प्राप्त हो गया है, ऐसा नहीं था। 1893 में ये विधि परामर्शदाता के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ उन्होंने क्या कहते हैं ब्रिटिश सरकार के जो भारतीय प्रवासियों पर किए जाने वाले जो अमानवीय अत्याचार था उस पर क्या कहते हैं 20 वर्ष तक वहीं पर रह करके इनने इस पर विरोध करते रहे। साथ ही 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद उन्होंने भारत में जो ब्रिटिश शासन के विरोध में कहीं न कहीं अहिंसात्मक आंदोलन छेड़ा। हिंसात्मक आंदोलन नहीं था बल्कि अहिंसात्मक आंदोलन था। ये क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा ही कहीं न कहीं भारत स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। और 1921 में उन्होंने अपना विश्व प्रसिद्ध अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। और साथ ही उन्हें दक्षिण अफ्रीका में उन्हें 20 वर्षों के प्रवास के उपरांत कहीं न कहीं राजनीतिक जो जीवन का निर्माण काल कहने का अर्थ है कि वो वहाँ से प्रारंभ हो चुका था उनका। और साथ ही उनने सत्याग्रह को उनने दक्षिण अफ्रीका में ही भारतीयों पर किए जा रहे जो अंग्रेजों के अत्याचार थे उनके निवारण के लिए कहीं न कहीं प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। उनने सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए ही जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे जो भारतीय थे उनके ऊपर जो ब्रिटिश शासन के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनके प्रति उनने कहीं न कहीं उसी टाइम से उनने विरोध और कहीं न कहीं उनके द्वारा जो किए जा रहे अवमानवीय व्यवहार था उसके प्रति कहीं न कहीं उनने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अहिंसात्मक और सत्य की मार्ग का अनुसरण किया था। साथ ही उन्होंने 1942 में गांधी जी को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया गया था। साथ ही जब वो जेल से छूटने के बाद उनने गांधी जी ने कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया था जो कि बहुत ही सफल रहा और अंततः ब्रिटिश सरकार को इस हमारे देश को स्वतंत्र करते हुए 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी प्राप्त हुई। उसमें गांधी जी और अन्य महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान था जिसमें हम गांधी जी के योगदान को बहुत महत्वपूर्ण मानते हुए कहीं न कहने का अर्थ है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए गांधी जी ने सदैव प्रेरित किया और आजीवन सत्य और अहिंसा के मार्ग का ही अनुसरण किया।
यदि हम गांधी जी के सामान्य यदि दार्शनिक जीवन को देखें तो कहीं न कहीं उनका, गांधी जी का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में कहीं न कहीं विस्तृत उनको जानकारी थी और वो उसके प्रत्येक पहलू को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गंभीरता के साथ उसको समझते थे, जानते थे और सभी पक्षों को उनकी जानकारी थी। वो साथ ही साथ उनको दर्शन में गहन उनकी रुचि थी और वो उनके आदर्शों, सिद्धांतों और व्यवहारिक महत्व को समझते थे। साथ ही साथ वो मानव जीवन के जो गुण हैं, दोष हैं, जन्म है, मृत्यु है, उससे संबंधित चीज़ों पे वो विवेचना करते थे। साथ ही साथ उनको जन्म नियंत्रण, औषधि, लिंग, योग जैसे विषयों पर वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, जो कि एक सामान्य आदमी जिस पर विचार करना या फिर उस पर कोई अपने आप को स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाना बहुत ही कठिन होता है। उन विषयों पर भी वो बहुत गंभीरता के साथ, बहुत ही स्पष्ट ढंग से उन पर अपने विचार रखते थे और लोगों को कहीं न कहीं प्रत्येक पक्ष के महत्व से अवगत कराते थे। साथ ही साथ जो गांधी जी का जीवन दर्शन था उसमें कहीं न कहीं उन सिद्धांतों में ईश्वर, आस्था, सत्य, ईश्वर पर कहीं न कहीं आस्था थी। साथ ही साथ उनका सत्य, प्रेम, अहिंसा और बंधुत्व जो था वो प्रमुख रूप से था। वहीं कहीं न कहीं गांधी जी द्वारा जो रचित जो कुछ ग्रंथ थे, जिसमें क्या कहते हैं, उसमें यदि हम कह सकते हैं आत्मकथा, जिसमें ऑटोबायोग्राफी उनकी थी, दूसरा उनकी प्राथमिक शिक्षा थी, बेसिक एजुकेशन थी। उनने हरिजन पे कहा, उनने इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स करके कहा। साथ ही उनने शिक्षण माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे उनके एक स्वरचित ग्रंथ था। साथ ही उनका टास्क बिफोर इंडिया करके एक उनका स्वरचित ग्रंथ है। फिर टास्क बिफोर इंडियन स्टूडेंट्स करके उनका एक ग्रंथ है। टू दी स्टूडेंट करके उनका एक ग्रंथ है। साथ ही साथ इनका टूवर्ड्स न्यू एजुकेशन, जो कि बहुत बड़ा मतलब एक न्यू एजुकेशन के बारे में उनने अपने पुस्तक में संपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें उनने कहीं न कहीं कौशल विकास को प्रमुखता दी है, जो कि आज की आधुनिक जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कहीं न कहीं गांधी जी के उन विचारों को, उनके जो ग्रंथ में समृद्ध जो तथ्य हैं, जिनको वो वास्तव में बुनियादी और प्राथमिक शिक्षा पर जो बहुत महत्व देते थे, उसमें कहीं न कहीं जो कौशल विकास को प्रमुखता दी गई थी, उसको कहीं न कहीं गांधी जी का विचार तब थे जब उसने न्यू एजुकेशन के बारे में उनने सोच रखी थी। साथ ही साथ उनने न्यू एजुकेशन के साथ उनने ट्रू एजुकेशन पे बात की है, क्योंकि वह सत्य, अहिंसा और बंधुत्व के कहीं न कहीं पुजारी भी रहे हैं। उनने उसको अपने जीवन के आदर्शों में प्रमुख स्थान भी प्रदान किया है। साथ ही यदि हम गांधी जी के जीवन दर्शन को देखें, उसमें कहीं न कहीं ईश्वर में उनको बहुत आस्था थी। बिलीव इन गॉड, वो कहीं न कहीं ईश्वर की शक्ति को वो बहुत ज़्यादा महत्ता के साथ स्वीकार करते थे और ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करते थे। साथ ही वह आध्यात्मिक प्राणी के रूप में व्यक्ति में कहीं न कहीं वो विश्वास करते थे। वो ये मानते थे, कहने का अर्थ है कि मानव के शरीर भले अलग अलग हों लेकिन उनकी आत्मा एक है। कहने का अर्थ है, क्या हो गया यदि हमारे शरीर भिन्न भिन्न हैं और हमारी आत्मा तो एक ही है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से विकिरण में सूर्य की किरणें असंख्य हैं लेकिन उनका स्रोत एक ही सूर्य है, इस प्रकार सभी मानव एक हैं और सभी भाई भाई हैं। कहने का अर्थ है, जिस प्रकार सूर्य एक है, उसकी किरणें अनेक प्रकार से अनेक दिशाओं में, अनेक जगहों को फैली हुई हैं, उसी प्रकार से मानव का जो मेन स्रोत है वो एक है। वो इससे मानते थे कि भले हमारा शरीर अलग अलग हो लेकिन हमारी आत्मा एक है। इस पर वो काफ़ी विश्वास करते थे। साथ ही उनका जीवन का लक्ष्य जो था वो ईश्वर के सानिध्य की प्राप्ति करना था और साथ ही वो सत्य पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। उनने कहीं न कहीं माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में ये बात को कहा भी है, कि कहने का अर्थ है कि सत्य के बारे में उनने कहा है। सत्य के बारे में उनने ये भी कहा है, सेवा के लिए मेरे पास ईश्वर नहीं बल्कि सत्य है। वो ये मान लिया था उनने कि कहने का अर्थ है कि आई हैव नो गॉड टू सर्व बट ट्रूथ। कहने का अर्थ है ये है कि वे सत्य को अपने शब्दों में कहीं नहीं प्राथमिकता देते थे और ईश्वर वचन हमें ज्ञात है लेकिन सत्य वचन से हम अनभिज्ञ हैं। कहने का अर्थ है द डेनियल ऑफ गॉड वी हैव नो,
द डेनियल ऑफ ट्रूथ वी हैव नॉट नो। इसका अर्थ यह है कि सत्य केवल शब्द या कर्म से व्यक्ति एक गुण या विशेषता नहीं है, बल्कि ये कहीं न कहीं इसका एक दैवी महत्व है। हमें कहने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में सत्य के मार्ग को अनुसरण करते हुए यदि हम कार्यों को करें तो हमें कहीं न कहीं सफलता अवश्य अर्जित हो सकती है। इसलिए गांधी जी के विचारों को आधुनिक शिक्षा में जानना और उन जानने के साथ साथ अपने छात्र को और प्रत्येक माता पिता द्वारा अपने बच्चों को इस ज्ञान को देना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें वो ईश्वर के बारे में जाने, आस्था ईश्वर में पूर्ण आस्था रखे, साथ ही साथ वो सत्य, प्रेम और बंधुत्व के भावनाओं से ओतप्रोत हो और वो नए ज्ञान को सीखने के लिए सदैव तत्पर रहे और उसके अंदर ये हो कि मुझे प्रेम की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। कहने का अर्थ है गांधी जी का जो धर्म था वो प्रेम का ही धर्म था। उनके अकॉर्डिंग जो मानव जाति है उसमें कहीं न कहीं असीम प्रेम की भावना से वो देखते थे और वो चाहते थे कि प्रत्येक मानव जीवन के प्रत्येक प्राणी में, कहने का अर्थ है कि एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो और एक दूसरे को प्रेम भावनाओं से जाने, समझे और उसके महत्व को स्वीकार करें। यदि हम गांधी जी के अहिंसा, नॉन वायलेंस को देखें, गांधी जी के अनुसार बुराई को बुराई से नहीं बल्कि भलाई से जीता जा सकता है और साथ ही साथ घृणा और हिंसा को केवल प्रेम और अहिंसा से ही पराजित किया जा सकता है। और अहिंसा ब्रह्मांड में मूल्यवान नैतिक नियमों के अनुरूप है, अतः इसको कहने का अर्थ है इसको एक इस रूप में स्वीकार किया जा सकता है कि ईश्वर को जानने के कुछ मार्ग अहिंसा, सत्य और प्रेम है। कहने का अर्थ है द ओनली सर्टेन मीन्स ऑफ द नोइंग गॉड आर नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड लव। कहने का अर्थ है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अहिंसा और सत्य जो है वो कहीं न कहीं इस प्रकार से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि जहाँ एक दूसरे के कहने का अर्थ है एक ही सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता है। और गांधी जी ने इसको बहुत अच्छे से अहिंसा के मार्ग को, नॉन वायलेंस के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया, जागरूक भी किया और लोगों को उस मार्ग को आने के लिए सदैव प्रेरित करते रहे। वह गांधी जी ने कहने का अर्थ है सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, अहिंसा का उनने कहने का अर्थ है व्यवहारिक अनुप्रयोग उनने सत्याग्रह के रूप में किया। दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि क्या कहते हैं स्वयं कष्ट सह करके अधिकार सुनिश्चित करने की एक विधि को भी उनने कहने का अर्थ है कि सत्याग्रह के रूप में लिया। सत्याग्रह की कहने का अर्थ है उनने सत्य के मार्ग को अनुसरण करना उनने कहीं न कहीं उपनिषदों से सीखा, बौद्ध गौतम बुद्ध से के उससे सीखा, महावीर स्वामी जी के उससे सीखा, अन्य संतों के उपदेशों में उनने पाया कि कहने का अर्थ है कहीं न कहीं कहने का अर्थ है सत्याग्रह के द्वारा ही हम इस आज़ादी को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और हम सत्याग्रह के मार्ग के द्वारा ही अपने जीवन को सार्थक और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और साथ ही जो गांधी जी का जो समान दर्शन है वो बहुत ही विस्तृत है। इसमें यदि हम समान दर्शन देखें तो उसमें कहीं न कहीं उनका बंधुत्व की भावना को उनने कहा है और साथ ही उसने नागरिकता को उनने बात की है, उनने आर्थिक समानता की इसमें उनने बात कही है। इस प्रकार हम गांधी जी के विचारों को देखें तो उसमें कहने का अर्थ है कि उसमें गांधी जी का जीवन दर्शन अनंत गुणों को लिया हुआ है, जिसमें कि हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों को हम प्राप्त कर सकते हैं और उनके जीवन दर्शन से हम वर्तमान की शिक्षा पद्धति में सुधार ला सकते हैं। यदि हम गांधी जी का यदि शिक्षा दर्शन देखें, क्योंकि हम एजुकेशन फिलॉसफी देखें उनकी एजुकेशन फिलॉसफी गांधी जी की वो बहुत ही बड़ी है, जिसमें उनका जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उनके अकॉर्डिंग है सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट का अर्थ है कि बच्चे और मनुष्य में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता का चौमुखी रूप से विकास होना चाहिए। वो चाहते हैं कि कहने का अर्थ है शरीर का विकास हो, मन का विकास हो, उसके अंदर आध्यात्मिक श्रेष्ठता का विकास होना उनके अनुसार प्रमुखता से प्रदान किया गया है। वो चरित्र निर्माण को प्राथमिकता देते हैं, वो कैरेक्टर बिल्डिंग्स को बहुत महत्व देते हैं। वो चाहते हैं कि व्यक्ति कहने का अर्थ है श्रम, गौरव और आत्मनिर्भरता को कहने का अर्थ है कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर आए और वो बुद्धिजीवियों और शारीरिक श्रम करने वाले के बीच में जो गैप है उसको खत्म करे और कहने का अर्थ है वो नए शिल्प शिक्षा के द्वारा कहने का अर्थ है अपने चरित्र का निर्माण करे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने गांधी जी ने ये कही है कि वेदों का ज्ञान या पाठ, संस्कृत का सही ज्ञान,
साथ ही साथ लैटिन या यूनानी भाषा का ज्ञान तथा और भी कई तरह का ज्ञान यदि हृदय की संपूर्ण शुद्धता को नहीं देता है तो हमारे लिए क्या है, ये व्यर्थ ही रहेगा। कहने का अर्थ है यदि हम कोई भी ज्ञान अर्जित करें वो हमें हृदय की गहराइयों से और उसको हमें मनन चिंतन और आत्मसात करने की आवश्यकता है। वो कहने का अर्थ है हमारे शारीरिक रूप से भी हमें दिखाई देना चाहिए और वो हमारे कहने का अर्थ है कि मानसिक रूप से भी हमारे उसमें दिखाई देना चाहिए और हमारे आध्यात्मिक रूप से भी हमें उसको दिखाई देना चाहिए। और इस प्रकार से हमें चरित्र निर्माण के लिए इन सभी प्रकार का ज्ञान जो होना चाहिए वो चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। और छात्रों को जो अंतरात्मा को खोजना और उसमें एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जिससे कि वो अपना सर्वांगीण विकास कर सके, इस प्रकार की एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में गांधी जी ने के विचार थे, उनका शिक्षा दर्शन है। साथ ही साथ उनका आत्मनिर्भरता पे भी उन्होंने कहा है, क्योंकि आत्मनिर्भरता के द्वारा ही व्यक्ति अपने आप को स्टेबल कर सकता है और आत्मनिर्भर होकर के ही वो अपने और समाज के विकास में कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं योगदान दे सकता है। और साथ ही उसमें सांस्कृतिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है, उसमें कल्चरल डेवलपमेंट का होना अत्यंत जरूरी है। गांधी जी मानते थे कि जो भारत भूमि में बच्चों के जो भविष्य के बीजों को धारण करने के लिए उनमें कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं उनको निष्ठावान बनाना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं निर्भीक बनाना पड़ेगा, उनको साहसिक बनाना पड़ेगा, उनको कल्चर उनके अंदर डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि वो भारतीय संस्कृति सभ्यता को समझ सकें। वह भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए उसमें उठने बैठने, वस्त्र पहनने, उनको आचरण करने, उनको छोटी बड़ी बातों को समझने और साथ ही साथ उनको किस प्रकार की वाणी को हमने किस प्रकार के विचारों को हमें रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें मेहमानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए और हमारा आपसी व्यवहार कैसा होना चाहिए और साथ ही हम संस्कृति को किस प्रकार से समझें और हम संस्कृति को आधुनिकता के साथ तालमेल बनाते हुए उस संस्कृति के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान देने के लिए गांधी जी की कहने का अर्थ है कि एजुकेशनल फिलॉसफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम गांधी जी के विचारों में यदि हम पाठ्यक्रम की बात करें, गांधी जी कहने का अर्थ है हस्तशिल्प को बहुत बड़ा महत्व देते थे कि वो मानते थे कि मेरी योजना ग्राम्य हस्तशिल्पों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा देने की है। इस प्रकार हस्तशिल्प की जो मौन क्रांति का श्रेष्ठ संकेत ये माना जा सकता है और दूसरा इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे हस्तशिल्प के द्वारा। इसमें क्या होगा, यह शहर और गाँव के बीच के जो संबंध का एक स्वस्थ और नैतिक आधार प्रदान करेगा, क्योंकि इसके द्वारा यदि पहले से ही व्यक्ति के अंदर हस्तशिल्प का कौशल विकसित होगा तो वो अपने आप को स्वरोजगार की ओर स्वतः ही जुड़ जाएगा और उसमें बच्चे में कहने का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा का सर्वांगीण विकास हो सकता है जब उसके अंदर हस्त कौशल का विकास किया जाए। और वो गांधी जी ये भी कहते थे कि मैं मानता हूँ कि सत्य बौद्धिक शिक्षा शारीरिक अंग यथा जैसे हाथ हैं, पैर हैं, आँख हैं, कान हैं, नाक हैं आदि के समुचित अभ्यास तथा प्रशिक्षण से ही आती है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चे द्वारा अपने शरीर के अंगों का बौद्धिक उपयोग करके उसमें कहने का अर्थ है कि वो बुद्धि का श्रेष्ठ और त्वरित विकास कर सकता है। साथ ही साथ वो हालांकि मन और शरीर के विकास के साथ इसी क्रम में आत्म जागृति कहने का अर्थ है उसे बोध यदि नहीं होगा तो उसमें शारीरिक विकास का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि अग्रसर होगा। वो आध्यात्मिक सिद्धांत के भी पक्षधर रहे हैं। मेरा तात्पर्य भावना प्रधान शिक्षा से है। कहने का अर्थ है कि मन का सही और सर्वांगीण विकास केवल उस दिशा में हो सकता है जब बच्चे में शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो और इससे क्या होगा कि वो तीनों विकास साथ साथ चलेंगे तो बच्चा सर्वांगीणता की ओर अग्रसर होगा। ये गांधी जी का विचार था। गांधी जी चाहते थे कि बच्चा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और उस पर श्रम की प्रतिष्ठा हो और वो जो वर्गों का विभाजन है वो कम हो सके और वो चाहते थे कि बच्चे के अंदर शिल्प प्रधान बनने के द्वारा उसमें व्यक्ति जिम्मेदारी आए और उस पर पहल करने की योग्यता आ जाए और उस पर अपने भावनाओं को रखने की समझ आ जाए और वो साथ ही साथ वो शिल्प के द्वारा कहने का अर्थ है अपना और अपने इस समाज के विकास में योगदान देने के लिए वो तत्पर हो सके। और यदि हम गांधी जी के अनुसार यदि हम शिक्षण देखें, मेथड
मेथड्स ऑफ टीचिंग देखें गांधी जी के अनुसार, गांधी जी चाहते थे कि जो प्राथमिक शिक्षा हो वो ऐसी शिक्षा हो जहाँ पर बच्चा हस्तशिल्प का ज्ञान तो ले ले और साथ ही साथ उसमें कोरिलेशन हो, सहसंबंध हो। गांधी जी ये चाहते थे कि वो जो ज्ञान अर्जित कर रहा है वो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं ज्ञान और शिल्प दोनों साथ साथ जुड़े हों। कहने का अर्थ है आप ज्ञान ले रहे हो तो साथ ही साथ शिल्प का कौशल भी आपके अंदर होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि आप ज्ञान के साथ साथ आप आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो। और वो ये चाहते थे गांधी जी कि व्यक्ति में यदि शिल्प के माध्यम से यदि शिक्षण होगी तो स्वयं जो किसी भी कार्य करने में बच्चा क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा और वो अपने महत्व को समझ सकता है और अपने कार्यों के द्वारा वो समाज में एक नई प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है और वो स्वानुशासित भी हो सकता है शिल्प के द्वारा। और उसमें आत्मानुभव द्वारा यदि वो सीखेगा तो उसे संपूर्ण ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो स्वयं ही तत्पर होगा, क्योंकि उसे आत्मानुभूति होगी तो वो चाहेगा कि वो शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो जाएगा, वो स्वयं ही आर्थिक रूप से सक्षम होने लगेगा। उसे लगेगा कि मुझे कहने का अर्थ है कि लर्निंग बाय द सेल्फ एक्सपीरियंसेस आ जाएगा उसके अंदर। और गांधी जी ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें निःशुल्क हो और अनिवार्य हो। कहने का फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में जो 21A में अब संविधान के द्वारा जोड़ा गया है उसको वो तब भी बात करते थे कि जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात करते थे कि देश के अभी ज़रूरत ये है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे करके प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करना, योग्य बनाना, इस योग्य बनाना कि वो किसी प्रकार का उसके ऊपर भार न हो कि मैं शिक्षा कैसे ग्रहण करूं, मेरे पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए वो चाहते थे कि यदि वो बच्चा 7 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र का है तो उसे निःशुल्क रूप से उसे शिक्षा दी जाए, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को कर सके और उसे किसी प्रकार का उसके परिवार के ऊपर या उसके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई दबाव ना रहे। यदि हम गांधी जी के शिक्षा में देखें तो वो धार्मिक और नैतिक शिक्षा को भी बहुत महत्व देते थे। गांधी जी के अनुसार कहने का अर्थ है जो व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के लिए धर्म और नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व है। और वो ये मानते थे कि आत्मनन, समाज सेवा, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के गुणों के साथ साथ सत्य, धर्म, अर्थ और प्रेम, न्याय के प्रति कहने का अर्थ कहीं न कहीं जोड़ने के लिए उनने शिक्षा में बात कही है। उनने साथ ही सत्य और अहिंसा के मार्ग को उनने प्रमुखता से आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया है। और स्कूल में बच्चों के लिए सभी धर्मों में समान भाव रखते हुए बच्चों को समान दृष्टिकोण से रखने के लिए उनने प्रेरित किया है। उनने धर्म सहिष्णुता और यथार्थता की बात की है। और साथ ही वो महिलाओं के शिक्षा के भी पक्षधर रहे हैं, वुमेन्स एजुकेशन के पक्षधर रहे हैं। वो चाहते थे कि गांधी जी का मानना था कि बालक बालिकाओं को जो शिक्षा है वो मिलनी चाहिए, जिससे कि बालिकाएं भी सक्षम हों, आत्मनिर्भर हो सके, वो परिवार में एक शिक्षित माता की भूमिका निभा सके और साथ ही साथ महिलाएं जो हैं घरेलू कार्यों में सक्षम हों और बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकें, उन्हें अपनी स्वच्छता का विशेष रूप को ज्ञान हो, साथ ही उनमें बच्चों के अंदर स्वास्थ्य शिक्षा का बहुत बड़ा ज्ञान हो। ये सभी बातों को कहने का अर्थ है गांधी जी अपनी शिक्षा में प्रमुखता से प्रदान करते थे। और गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन था उस शिक्षा दर्शन में गांधी जी ने कहने का अर्थ है कि वर्धा शिक्षा को उनने बहुत बड़ा महत्व दिया है। उनने अपने शैक्षिक विचारों में गांधी जी ने 1937 में देश के समक्ष उनने वर्धा शिक्षा योजना को रखा है। उसमें यदि हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो वो ये कहते थे कि 7 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि आज वर्तमान में सरकारों ने उसको स्वीकार भी किया है। साथ ही वो शिक्षा का केंद्र बिंदु शिल्प को मानते थे। वो शिल्प के द्वारा ही बच्चे का वो विकास को महत्व मानते थे, जिससे कि बच्चा स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बन सके। इसलिए वो शिल्प कौशल को प्रमुखता मानते थे। और साथ ही वो आत्म सहायक शिक्षा को महत्व देते थे। और शिक्षा का माध्यम वो चाहते थे कि मातृभाषा होना चाहिए। वो शिक्षा को मातृभाषा में देने के ही पक्षधर रहे हैं। और वह अहिंसा के मार्ग के पथ और प्रदर्शक भी रहे हैं। और उनने नागरिकता के आदर्श को उन्हें प्रमुखता प्रदान की है। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि
पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें शिल्प हो, जिसमें मातृभाषा हो, जिसमें गणित हो, जिसमें सामाजिक अध्ययन हो, जिसमें सामान्य विज्ञान हो, और साथ ही साथ चौथी और पांचवी कक्षा की जो बालिकाओं में गृह विज्ञान को सीखने के पक्षधर रहे हैं कि बच्चे अपने गृह विज्ञान को भी समझें और उसको जानें। बालक और बालिकाओं के दोनों को कहने का अर्थ है वो आलेखन, कला, संगीत की शिक्षा के देने के पक्षधर रहे हैं, और साथ ही साथ वो शिक्षा में कहने का अर्थ है नए नए सुधार करने के पक्षधर भी रहे हैं। वो भौतिक रूप से सक्षम बनाने के साथ साथ ही वो आध्यात्मिक रूप से भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कहने का अर्थ है कहीं न कहीं पक्षधर रहे हैं। वो चाहते थे कि शिक्षा इस प्रकार की हो जिसमें बच्चा सर्वांगीण विकास करने में सक्षम हो सके, वो आत्मनिर्भर बन सके, जिसमें ऐसे कौशल डेवलपमेंट हो कि वो अपने कौशलों के द्वारा, अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के द्वारा वो स्वरोजगार को स्वतः ही अपना ले। और उनका ये मानना था शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बच्चा आत्मनिर्भर होकर के इस राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। और यदि हम गांधी जी के शिक्षा दर्शन को देखें, एजुकेशनल फिलॉसफी को देखें, आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसमें बहुत सारे जो गांधी जी के जीवन दर्शन से लिए हुए पक्ष हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उन विचारों को सम्मिलित किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो नई शिक्षा भी जो गांधी जी ने उस समय के जो विचार थे, उस समय की जो सोच थी, वो वास्तव में आज भी उतने ही सत्यता की कसौटी पे उतरते हैं। जहां हम मातृभाषा में शिक्षा देने के पक्षधर हैं, कहने का अर्थ है हम शिक्षा का केंद्र बिंदु जो शिल्प और कौशल स्किल को मानना चाहते हैं, और साथ ही हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के पक्षधर हैं। कहने का अर्थ है हम साथ ही साथ जो भी ज्ञान बच्चा अर्जित करे उसमें कहने का अर्थ है उसे कहीं न कहीं सर्टिफिकेट प्राप्त हो, कहीं न कहीं उसको डिप्लोमा प्राप्त हो, कहीं न कहीं उसको डिग्री प्राप्त हो, कहीं न कहीं वो उच्च शिक्षा के लिए तत्पर हो सके, और 5+3+3 और +4 का जो वो प्रावधान किया गया है, ये कहने का अर्थ है कहीं न कहीं शिक्षा को संपूर्ण रूप से एक नई दिशा जरूर देगा, और हम गांधी जी के जो जीवन दर्शन है उससे हम लाभान्वित होंगे, और हम अपने बच्चों को नए ज्ञान की ओर अग्रसर कर पाएंगे। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को और प्रत्येक अभिभावक को आज आवश्यकता है वो गांधी जी के जीवन दर्शन को अपने बच्चों में जरूर उनमें समाहित करे और उनमें आत्मसात कराए, जो कि गांधी जी के जीवन दर्शन को समझ करके, गांधी जी के जो बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके वो अपने भविष्य को का सर्वांगीण विकास कर सके, और साथ ही साथ इस राष्ट्र, इस समाज, इस राज्य और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए हमें गांधी जी के जीवन दर्शन को समझने और जानने और उसको अपने जीवन में लागू करने और साथ ही साथ अन्य को प्रेरित करने के लिए गांधी जी का जीवन दर्शन अत्यंत ही उपयोगी है। धन्यवाद।